नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़े हैं लखनऊ से वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र भट्ट, जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की राजनीति और उसके अर्थतंत्र को लेकर के बड़ी बारीक नज़र रखते हैं। लेकिन आज हम उनसे जो बातचीत करने जा रहे हैं वो है मोदी और योगी की एक नहीं बल्कि दो नई तस्वीरों के बारे में। और ये तस्वीर खुद ट्वीट करके जारी की है योगी आदित्यनाथ ने। उनके ट्विटर हैंडल से ये दो तस्वीरें जारी हुई हैं और इन दो तस्वीरों ने उत्तर प्रदेश और पूरे देश में एक तरह से मतलब एक नई हलचल पैदा कर दी है राजनीतिक तबके में। और इसके पीछे बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे मायने इसके निकाले जा रहे हैं। क्या मतलब इसका निकालना चाहिए, ये हम समझते हैं वीरेंद्र भट्ट जी से। वीरेंद्र जी, क्या ये तस्वीर अनायास खींची हुई है या सायास फ़ोटोशूट करवाया गया है? आपका अंदाज़ा क्या लगता है इन दोनों तस्वीरों को देख करके, और क्या इसमें कुछ राजनीतिक संदेश छिपे हैं? संदेश तो बहुत साफ छिपे हैं। जो जो कहानी जनवरी 2021 में शुरू हुई थी, अरविंद कुमार शर्मा जो भारत सरकार में सेक्रेटरी थे, उनके उत्तर प्रदेश में भाजपा का एमएलसी बनने के बाद जनवरी में इस साल, तब से लगातार अटकलों का बाजार गर्म था कि साहब जो है इनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, इनको गृह मंत्री बनाया जाएगा और योगी को चेकमेट करने के लिए भेजा गया है। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। अप्रैल में कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद अप्रैल मई में थोड़ा ठंडा हुआ, लेकिन मई के महीने में पंचायत चुनाव में बीजेपी की जो सेटबैक हुआ, उसके बाद फिर जो है कि साहब योगी से जो है अब हाईकमान किराए करने वाला है, ये होना ये शुरू हो गया। फिर उसके बाद जो है जून में, फिर उसका 21 मई मुझे तारीख याद है, प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअल मीटिंग किया सबके साथ। अमित शाह थे, बी एस संतोष थे, दत्ता थे, बोले थे, जेपी नड्डा थे, योगी आदित्यनाथ जी थे। और उसके बाद बीजेपी ने पंचायत चुनाव और महामारी से जो त्रासदी पैदा हुई थी उसको संभालने का ऑपरेशन डैमेज कंट्रोल शुरू किया। जून में बीजेपी के नेताओं का लखनऊ आना, लंबी लंबी बैठकों का दौर। फिर जुलाई में योगी दिल्ली गए, 3 दिन वहां रहे, पीएम से मिले, अमित शाह से मिले, जेपी नड्डा से मिले, लंबा दौर चला बैठकों का, और वो अभी तक जारी है। तो आज और इस बीच जो हमारे आपके के साथियों के जो यूट्यूबर्स थे वो हाइपर एक्टिव थे कि जो है अमित शाह ने तो ये खेल कर दिया, अमित शाह का ये गेम प्लान है। हालांकि अभी अक्टूबर 27 को अमित शाह जी लखनऊ आए थे और उन्होंने सारे बीजेपी के संगठन की बहुत बड़ी बैठक को एड्रेस किया था। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि योगी आदित्यनाथ ही अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। लेकिन अटकलों का बाजार जारी था और लगातार कहा जा रहा था कि साहब अभी जो है कुछ खेल हो सकता है, कोई और आ सकता है। फिर उसके बाद अभी अमित शाह जी की मीटिंग के बाद एक फोटो जारी हुई दिल्ली से कि अरविंद कुमार शर्मा प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं और बड़े हास परिहास की मुद्रा की फोटो जारी हुई। फिर एक अटकलों का दौर शुरू हो गया। तो आज इस फोटो के आने के बाद मेरा ख्याल है कि इन सारी अटकलबाजियों को अब एकदम विराम मिल जाएगा कि हाईकमान और यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बीच में किसी किस्म का कोई शिज्म, कोई रिफ्ट या कोई किसी बात को लेकर के मत भिन्नता, ऐसी कोई चीज है। और बीजेपी ने ये साफ संदेश अब दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी इज ए यूनाइटेड हाउस और मिल करके सब लोग अब चुनाव की तैयारी में जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक वाराणसी में बीजेपी ने लगातार लंबी बैठकों का सिलसिला रखा है। उसमें 2 प्रमुख बैठकें हैं, यूपी के समस्त जिला पंचायत के अध्यक्षों की बैठक और एक बैठक है बीजेपी के सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक। तो ये आज का जो फोटो मुख्यमंत्री ने स्वयं ट्वीट किया है, ये जो लोग लोमड़ी की तरीके से अंगूर के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे कि अब टपकेगा, तो उनको इससे बड़ी निराशा हुई होगी। और अब इस तरह के सारी अटकलबाजियों को ये मेरा मानना है कि अब इससे विराम मिलेगा। जी, तो ये अटकलबाजियाँ क्या इससे ख़त्म हो जाएंगी या अभी वो फिर कोई नई अटकलबाजी शुरू होगी? क्योंकि ये अटकलें शुरू ही क्यों हुई? जैसा आपने अरविंद शर्मा जी के आने का जिक्र किया, बहुत समय तक ये अटकलबाजी लगती रही कि अरविंद शर्मा किस प्रोफाइल में, किस नई भूमिका में वहाँ पर उत्तर प्रदेश में काम करेंगे, सक्रिय होंगे। उप मुख्यमंत्री पद से लेकर के तमाम
हर तरह की अटकलें लगती रहीं, और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी हमने बातचीत की थी। आपने देखा किस तरह से महीनों तक होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये सब कुछ चलता रहा था। ये जो अटकलबाजियाँ लगी थीं, अगर कहीं पे कुछ चर्चाएं छिड़ी थीं, तो उसका कारण शायद भाजपा ने खुद ही उपलब्ध कराया था विरोधियों को या पत्रकारों को भी, कि वो ऐसे कयासबाजी करें। नहीं, बीजेपी में देखिए, गोविंद बल्लभ पंत के बाद योगी आदित्यनाथ जी दूसरे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के पिछले 75 सालों में, जो एक राष्ट्रीय पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 1980 से 1989 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी, और उस दौर में उस 10 साल में 5 मुख्यमंत्री हुए थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्रीपति मिश्रा, नारायण दत्त तिवारी, उसके बाद वीर बहादुर सिंह और फिर नारायण दत्त तिवारी। तो 5 मुख्यमंत्री थे 10 साल में, और 2 क्षेत्रीय पार्टियों के लोगों ने के जो 2 मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया, वो हैं सुश्री मायावती जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव। तो योगी जी गोविंद बल्लभ पंत के बाद दूसरे राष्ट्रीय पार्टी के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। और यहाँ आपको बता दूं कि नेहरू जी भी बहुत लंबे समय तक पंत जी को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और उनको केंद्रीय गृह मंत्री बना के ले गए थे। तो यूपी जो है क्विक सैंड ऑफ पॉलिटिक्स है। यहाँ पे कुछ भी हो, सत्ता का संघर्ष और जो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, ये कभी यहाँ रुकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए तो वो बीजेपी के सभी धड़ों को सर्वमान सर्व स्वीकार थे। भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा तबका ऐसा है जो आज भी ये चाहता है कि चाहे सीटें कम हो जाएं लेकिन अगले मुख्यमंत्री योगी ना बने। इसको लेकर के बहुत खींचातानी है। और 2017 के चुनाव में ये बीजेपी ने ये प्रोजेक्शन दिया था कि जो बीजेपी का नारा था कि गैर यादव पिछड़ा और गैर जाटव दलित बीजेपी के साथ आएगा, तो उससे ये इंप्रेशन बना था कि एक कोई अब केशव मौर्य ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। और इस बार जुलाई में केशव मौर्य ने लगातार ये बयान दिया कि 2022 में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा यह केंद्रीय हाईकमान तय करेगा, यह भी तय नहीं कि योगी अगले मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि बाद में उन्होंने केंद्र के दबाव पड़ने के बाद उन्होंने अपना बयान बदला और उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि योगी आदित्यनाथ ही अगला चेहरा होंगे। और उत्तर प्रदेश में यूपी का ये इतिहास है, यहाँ 3 सामाजिक वर्ग हैं वोटर के। पहला अपर कास्ट, दूसरा बैकवर्ड, तीसरा दलित। इन तीनों ग्रुप में समानता यह है कि जो प्रथम 2 डोमिनेंट कास्ट हैं वो कभी एक पार्टी में चैन से नहीं रह सकती। अगर अपर कास्ट में देखें तो ब्राह्मण ठाकुर ये हमेशा संघर्ष करेंगे फॉर शेयर इन द पावर केक। बैकवर्ड में यादव कुर्मी कभी एक साथ नहीं रह सकते, ये लगातार संघर्ष करेंगे फॉर द शेयर इन द पावर केक, जो उनके एक्चुअल शेयर इन आबादी से डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। जाटव में और आपके दलित में जाटव और पारसी ये 2 डोमिनेंट कास्ट हैं, ये कभी एक साथ चैन से नहीं रह सकती। ये हमेशा संघर्ष करेंगे। अगर ये पावर में है तो पावर शेयर स्ट्रक्चर में अपने शेयर के लिए। तो ये संघर्ष बीजेपी में भी है। योगी आदित्यनाथ अगर मुख्यमंत्री हैं और उनके खिलाफ ये नैरेटिव बनाया गया है और अपोजिशन ने भी इसको हवा दी है कि साहब ये तो ठाकुर मुख्यमंत्री, ब्राह्मण इनसे नाराज हैं। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, सबने ब्राह्मण सम्मेलन, बाद में उसका नाम बदला गया प्रबुद्ध सम्मेलन। तो पिछले 4.5 साल में जो अपोजिशन जो एक मुद्दा बना पाया बीजेपी के खिलाफ, योगी के खिलाफ, वो केवल जाति पे आधारित था। बाकी अब तक योगी जी के खिलाफ कोई पॉपुलर परसेप्शन में कोई मुद्दा नहीं बना है। जाति के आधार पर जो परसेप्शन बनाया गया, क्या वह सिर्फ निराधार परसेप्शन था या उसके पीछे कहीं कुछ वजहें थी, चाहे वो जानबूझकर हो या संयोगवश या अनायास हो गई हो? देखिए, कोई भी परसेप्शन कभी निराधार नहीं होता। अगर योगी आदित्यनाथ जी यूपी के मुख्यमंत्री हैं और उनकी छवि एक राजपूत नेता की है, तो यदि उनके रहने से अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ राजपूत समुदाय अगर मजबूती से नहीं जुड़ता है तो बीजेपी को क्या लाभ है उनको मुख्यमंत्री बनाने का? अगर जिस तरीके से ब्राह्मण और बनिया को माना जाता है कि ये इनकी डिफॉल्ट चॉइस है कि ये बीजेपी को ही वोट करेंगे,
तो अगर बीजेपी ये क्यों नहीं चाहेगी नहीं, कि राजपूत समुदाय भी, जब भाजपा पूरे देश की और उसमें राजनीतिक रूप से हिंदुत्व की बात करती है, तो फिर उसमें किसी एक जाति का कहीं पर हावी होना, ये तो मतलब बाकी जातियों को नाराज करेगा ही ना। बीजेपी का जो हिंदुत्व उत्तर प्रदेश में है वो जाति आधारित जो अस्मिता की राजनीति है, जो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, उसको अपने में समायोजित करने का प्रयास कर रहा है। और 2014 में किया, 2017 में किया, 2019 में किया, लेकिन इस बार ये करने में दिक्कतें आ रही हैं। और जो है और बीजेपी को ये जो अति पिछड़े वर्ग के का जो उसको बहुत बड़ी संख्या में वोट मिला था, अब की बार उनको मनाने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। ओम प्रकाश राजभर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि वो मार्च 17 में मिनिस्टर बने, लेकिन वो अपनी मांगों को लेकर के लगातार मुखर रहे, बीजेपी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते रहे, आक्षेप लगाते रहे। अंततः उनको मई 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया। तो हिंदू तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो जातीय आधार पर जो अस्मिता की राजनीति है और जो पिछड़ी जातियों और दलित जातियों की जो मांग है कि दे मस्ट गेट देयर ड्यू शेयर इन द पावर स्ट्रक्चर, वो डिमांड को आप हिंदुत्व के नाम पर नकार नहीं सकते, उसको भी आपको ड्यू वेटेज देना होगा। और बीजेपी अब ये प्रयास कर रही है। जब मई में पंचायत चुनाव हारे, उसके बाद बीजेपी में आपने देखा होगा जून जुलाई के महीने में आनंद फानंद बड़े पैमाने पर नियुक्तियां हुई, पिछड़ा वर्ग आयोग में, SC/ST आयोग में, तमाम निगमों के चेयरमैन डायरेक्टर के पद पर पिछड़ी जाति के लोगों की नियुक्तियां हुई। यूपी पिछड़ा वर्ग आयोग के सारे पद 4.5 साल खाली पड़े रहे, और जैसे ही पंचायत चुनाव में सेटबैक हुआ, वो बड़ी तेजी से सारे पद भर लिए गए। तो ये जो भिन्न भिन्न जातियों का संतुलन है, उनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिहाज से जो भारतीय जनता पार्टी के जो इलेक्टोरल हिट्स हैं, आपको लगातार उस पर काम करना पड़ेगा। लेकिन वीरेंद्र जी, वापस जो आज का मुख्य बिंदु है, जो 2 तस्वीरें जारी की गई, जिनके बारे में आपने भी कहा कि उनके माध्यम से एक राजनीतिक संदेश तो दिया ही गया है, तो इसका मतलब ये है कि वो जानबूझ करके वैसी तस्वीर खींची गई या जारी की गई। अगर जानबूझ करके वैसी तस्वीर खींची नहीं गई, तो शायद खींचने के बाद महसूस किया गया कि ये तस्वीर बहुत अच्छा राजनीतिक संदेश देगी, और इसलिए उसे बाकायदा मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से जारी किया गया। तो सवाल यह है कि ऐसा संदेश देने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्या जो योगी मोदी के बीच सब कुछ ठीक नहीं होने की अटकलें कई महीनों से या बल्कि और पहले से लगती रही हैं, क्या वो एक सिरे से बेबुनियाद हैं, या चुनाव सिर पर होने के चलते कहीं ना कहीं भाजपा नेतृत्व ने महसूस किया है कि आपको सारी टीम इकट्ठा होने का संदेश देना पड़ेगा, नहीं तो फिर उत्तर प्रदेश का चुनावी नतीजा खतरे में पड़ेगा? पहली बात तो यह है कि 8 साल मोदी जी का एज ए PM 8वां साल है, और 8वें साल में ये पहला मौका है कि जब मोदी जी यहाँ पे 2 दिन 1 रात रहे। 19 को आ गए थे, आज गए हैं दोपहर में 3 बजे के आसपास। तो क्योंकि यहाँ PM मौजूद थे, तो इस तरह की फोटो को एक सहज घटना के रूप में बताया जा सकता है कि साहब तो क्योंकि PM से CM मिलने गए थे, राजभवन में थे, कॉरिडोर में घूम रहे थे, बात हो रही थी, और किसी ने फोटो क्लिक कर लिया। लेकिन ये भी बहुत स्ट्रांग परसेप्शन है, और इस बात को मान सकता हूँ वीरेंद्र जी, मैं इस बात को मान सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही जिस संगठन जिस परंपरा से आते हैं, उसमें आप पूरे संगठन तंत्र में आप देखेंगे, छोटे से लेकर बड़े स्तर तक, मझोले स्तर तक, कहीं भी आप देखेंगे तो उसमें वरिष्ठ अधिकारी इस तरह से किसी खास व्यक्ति को लेकर के उसके साथ घूमें और टहलते हुए चर्चा करें, इस तरह की चीज़ें, मतलब आपको संगठन में ऐसे हर रोज़ हज़ारों फोटो ऑप्स मिलेंगे। तो शायद ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि दोनों इस तरह से घूम रहे थे कॉरिडोर में, बरामदे में, और किसी ने फ़ोटो क्लिक कर ली। मसला ये है जो आपने भी कहा कि राजनीतिक संदेश इस तस्वीर के माध्यम से दिया गया, तो वो संदेश देने की जरूरत क्यों पड़ी, मैं उसकी बात पूछ रहा हूँ कि क्या सब कुछ। पहली बात तो ये है कि योगी मोदी एक परंपरा से नहीं आते हैं। योगी जी का संघ से कोई संबंध नहीं रहा है। योगी जी जो है, ये बात सही है कि बीजेपी के MP 4-5 बार रहे, वही भाजपा सांसद रहे हुए भी मतलब इतना अरसा बिता दिया उन्होंने, तो कहीं ना कहीं तो आप उस परंपरा के साथ जुड़ ही गए हैं। मैं उसी बात पे आ रहा था कि ये बात स्पष्ट है अब 11 महीनों के बाद
कि योगी जी के प्रतिरोध के कारण अरविंद कुमार शर्मा यूपी में मंत्री नहीं बन सके। ये बात एकदम से अब ये बात जो है साबित हो चुकी है। और दूसरी बात जो आपने कही, मौका, वक्त, नजाकत, तीनों को देखते हुए ये फोटो अपॉर्चुनिटी बहुत जरूरी थी, क्योंकि चुनाव सिर पे है और और ये पार्टी के रैंक एंड फाइल को ये संदेश देना बहुत जरूरी था। और लेकिन योगी और मोदी के बीच में कभी इतना बड़ा कोई इख्तलाफात या कोई ऐसा डिफरेंस कभी था ही नहीं कि बीजेपी को या प्राइम मिनिस्टर को कुछ जो है टू मूव टू स्टेप फॉरवर्ड इस मामले को हल करना के लिए कुछ करना पड़े या क्राइसिस मैनेज करने की हालत थी। ये बस एक मौका था, सहजता से, इस बहुत सहज भाव से, बिना किसी को चौंकाए एक संदेश दे दिया गया कि भैया देखो, मौका, वक्त, नजाकत है, इलेक्शन करीब है, अब जो है सब ठीक ठाक है। तो इसमें संदेश विरोधियों को है या पार्टी के अंदर के लोगों को है? पार्टी के लोगों को है। योगी, मैंने आपसे बताया कि 27 अक्टूबर को अमित शाह जी साफ कह गए थे, शायद लगा होगा पार्टी हाईकमान को कि अमित शाह का ये संदेश अभी काफी नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी कुछ सहज भाव से करना चाहिए ताकि संगठन को कुछ असहज ना लगे, कुछ ऐसा ना लगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ लीक से हटकर कोई बड़ा नया काम कोई उन्होंने नया काम किया है और कहीं लोगों को कुछ इसमें बनावटी पड़ना लगे। आपने ध्यान दिया होगा, बहुत ही सहज तरीके से सारा काम हुआ है और बहुत छोटी खबरें भी कल चलेंगी इसके बारे में, आपको अखबार पढ़ने को मिलेंगी। लेकिन कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे एक सकारात्मक संदेश गया है और अपोजिशन को भी जो है ये, और खास करके अखिलेश यादव जो लगातार योगी जी के ऊपर हमलावर थे और कुछ और इशारों में इस पे भी कहते थे, तो मेरा ख्याल है उनको भी जो है आज एक संदेश दे दिया गया है। जी, लेकिन जैसा आपने कहा कि खुद पार्टी के अंदर के लोगों के लिए ये संदेश ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, ज़्यादा मायने रखता है, तो क्या एक तरह से जो भी अटकलबाजी योगी आदित्यनाथ के नाम को लेकर के रही है, उन पर यह अंतिम पूर्ण विराम है? ये माना जाना चाहिए। और एक बात और ये कही जा रही है कि किसान कानून वापस लेने के बाद अब प्राइम मिनिस्टर ने यूपी का चुनाव जीतने की जिम्मेदारी योगी के कंधों पर डाल दी है। योगी के ऊपर जिम्मेदारी अब बढ़ गई है, योगी के ऊपर दबाव अब बढ़ गया है। ही हैज टू पॉलिटिकली प्रूव हिमसेल्फ कि वो अगर बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर सबसे बड़े कैंपेनर हैं, ऑल इंडिया पार्टी उनका इस्तेमाल कर, पार्टी उनको भेजती है, तो वो अपने कंधों पर बीजेपी के वो अपने कंधों पर यूपी असेंबली के इलेक्शन को भी शोल्डर कर सकते हैं। एक ये भी एक है मुद्दा अटकलबाजियों का। और निश्चित तौर पर ये किसान कानून वापस होने से तात्कालिक तौर पर वेस्टर्न यूपी में मामले को ठंडा करने में, इलेक्शन को पीसफुली करने में और बीजेपी को जाटों को बनाने में सहायता मिलेगी। और अमित शाह जी को वेस्टर्न यूपी का जिम्मा सौंपा गया है, वेस्ट यूपी और ब्रज क्षेत्र। और अगर आपको ध्यान हो, 2017 के चुनाव में भी अमित शाह ने ही लगातार मीटिंग की थी बागपत में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, जाटों को बहुत मेहनत से परसुएट किया था और जाट मान गए थे और उनका सपोर्ट मिला था। तो इस सबको देखते हुए ये मामला सीधे तौर पर जुड़ा है यूपी असेंबली के चुनाव से। और मैं अपनी बात दोहराऊंगा, इसको बहुत सहज तरीके से अंजाम दिया गया है कि लोगों को मैसेज मिल भी जाए, लोगों को समझ में आ भी जाए, लेकिन ज्यादा और लोगों की आईब्रोज ना रेज हो। और फिर मैं दोहराऊंगा कि मौका, वक्त, नजाकत को देखते हुए इस तरह का फोटो फ्रेम बहुत आवश्यक था। जी, आपने अमित शाह जी का जिक्र किया और जिस तरह से मोदी जी की ये तस्वीर आने से पहले अमित शाह ने भी इस बारे में बहुत स्पष्ट संकेत दिए कि योगी के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा जा रहा है। जो अटकलबाजियों की फैक्ट्री है, वहाँ पर तो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह, इन दोनों को प्रतिस्पर्धी के रूप में भी देखा जा रहा है कि ये दोनों ही अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अपनी छवि इस तरह से बनाना चाहते हैं कि भविष्य उनका है। तो वैसे में एक प्रतिस्पर्धी दूसरे प्रतिस्पर्धी को मजबूत करने वाले बयान दे रहा है, ये राजनीति किस रूप में समझी जाए?
गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को के बीच में कोई स्पर्धा है, ये भी मीडिया क्रिएशन है, और इसका भी जन्म अरविंद कुमार शर्मा के यूपी के राजनीति में उदय के बाद ही शुरू हुआ है। और अगर ऐसा होता तो अमित शाह इतना परिश्रम यूपी में नहीं करते और स्वयं योगी के बारे में ये घोषणा नहीं करते। ये घोषणा फिर जेपी नड्डा करते कि साहब जो है योगी हमारा योगी जी ही जो है बीजेपी का चेहरा होंगे अगले चुनाव के लिए। तो अमित शाह का स्वयं झगड़ा करना ये इसके इस बात को मानने के पर्याप्त आधार हैं कि योगी और अमित शाह के बीच में कोई स्पर्धा है। उन्होंने इस तरह की अटकलबाजियों को भी यहाँ 27 अक्टूबर को इस बात को विराम दिया है अमित शाह ने भी, जो उन्होंने घोषणा की मुख्यमंत्री के बारे में। और आज ही अमित शाह भी वापस दिल्ली गए हैं और यूपी के मंत्रिमंडल के सारे बड़े चेहरे इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उसमें कोई भी ऐसा पहले भी होता आया है, इसमें कोई भी नई बात थी। दिल्ली के एक बड़े पॉलिटिकल विद्वान ये कह रहे थे अपने यूट्यूब चैनल पे कि साहब योगी जी ने तो पीएम को अब एयरपोर्ट पर रिसीव करना बंद कर दिया है, जबकि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि अगर प्राइम मिनिस्टर को अगर 22 नवंबर को लखनऊ आना है या वाराणसी आना है तो योगी जी हमेशा 24 घंटे पहले उस स्थल का दौरा खुद करते हैं, सारी तैयारियों का फर्स्ट हैंड जायजा खुद लेते हैं और उसके बाद अगले दिन फिर पहुंचते हैं। योगी जी ने आज तक ऐसा एक भी कार्यक्रम प्राइम मिनिस्टर का नहीं है जहां पे प्राइम मिनिस्टर के अराइवल के 24 घंटे पहले स्वयं पहुंच करके एक एक तैयारी का बारीकी से स्वयं निरीक्षण ना किया हो। तो ऐसे नैरेटिव बनाए जाते हैं कि साहब योगी मोदी के बीच में चल रहा है या योगी अमित शाह के बीच में चल रहा है। कोई बात ये मानेगा कि यूपी का चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को एयरपोर्ट पे अगवानी करने ना जाए? ये सब का और वो बहुत नामी गिरामी व्यक्ति हैं इनका जो ये बात कहते फिर रहे हैं, जो ये ज्ञान बांटते फिर रहे हैं। अभी इसी कड़ी में तुरंत ताज़ा तस्वीर एक खूब फैलाई गई। उसमें प्रधानमंत्री का काफिला रवाना हो रहा है और योगी पैदल नजर आ रहे हैं सड़क पे। ये तस्वीर भी खूब वायरल हुई और उसके बहुत राजनीतिक मायने निकालने की कोशिश की गई। देखिए उसमें कहीं गफलत है। ये पहली बार हुआ कि प्राइम मिनिस्टर एयरफोर्स के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन से हाईवे पे लैंड किए। ये पहली बार हुआ। यूपी में प्राइम मिनिस्टर ने कभी भी आज तक जो है हाईवे की एयर स्ट्रिप पे लैंड नहीं किया। आज तक कभी भारत के प्राइम मिनिस्टर ने ट्रांसपोर्ट प्लेन से ट्रेवल नहीं किया। और जब प्राइम मिनिस्टर का ट्रांसपोर्ट प्लेन लैंड किया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के ऊपर, तो वहां उनको रिसीव करने के लिए कोई मौजूद नहीं था। प्राइम मिनिस्टर का फ्लीट भी मौजूद नहीं था। प्राइम मिनिस्टर करीब 100 मीटर पैदल चल के जो कैंप बनाया गया था तंबू लगा करके, जो यूपी एक्सप्रेस वे डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, वहां पहुंचे। वहां पे उनका प्रोटोकॉल के तहत उनकी अगवानी की गई और उसी प्लेन से बैठ करके प्राइम मिनिस्टर वापस दिल्ली गए। अब वो गए तो थे 100 मीटर पैदल, लेकिन वो वहां तक आए अपनी फ्लीट में। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई गफलत हुई है और इस पे केवल स्पेकुलेशन हो रहे हैं। और अखिलेश यादव जी ने तो उसके ऊपर ट्वीट भी कर दिया और उस पर तंज भी किया, व्यंग भी किया, लेकिन स्पेसिफिक ये फौपा कहाँ हुआ, ये गफलत कैसे पैदा हुई, और ये गफलती है और कोई चीज नहीं है। लेकिन इसको तिल का ताड़ बनाया गया। क्या वो आज तिल का ताड़ बनाया गया, क्या उसी का नतीजा था कि आज ये 2 तस्वीरें जारी की गई? आपके पास पर्याप्त आधार हैं संदर्भ के आधार पर कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर उसको ये अनुभव है कि परसेप्शन में डैमेज हो रहा है, तो वो उसको डैमेज कंट्रोल क्यों नहीं करना चाहिए? जब इलेक्शन सर पर हो, और आपको अंदाजा है इस बात का कि 2022 का चुनाव अखिलेश यादव के लिए डू और डाई बैटल है। वो 2014 में हार चुके हैं, 2017 में हार चुके हैं, 2019 में सपा बसपा राष्ट्रीय लोकदल के अलायंस के बाद हार चुके हैं। अगर चौथी बार वो चुनाव हार गए तो समाजवादी पार्टी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। ये उनके लिए डू और डाई बैटल है। इसीलिए वो लगातार
अपने को योगी का मेन चैलेंजर जो है लगातार दिखा रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि योगी के पहले मैं था 2012 से 17 के बीच में, और फिर 22 के बाद मैं फिर आ रहा हूं। वो लगातार जो, और योगी जी ने अभी तक, बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, योगी चेहरा है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए कि इस इलेक्शन को पर्सनालिटी फाइट में रिड्यूस कर देना। मेन चैलेंजर समाजवादी पार्टी वाला जो ये मतलब करो या मरो वाली जो लड़ाई है, मतलब जिंदा रहने की, अस्तित्व बचाने की जो लड़ाई है, ये तो समाजवादी पार्टी के लिए जितनी है उतनी ही बहुजन समाज पार्टी के लिए भी है, उतनी ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए भी है। उसकी हम बातचीत करेंगे और उसके लिए शायद अलग से एक सत्र रखेंगे। लेकिन अभी आज के इस तस्वीर के संदर्भ में इससे जो राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई है, मैं उस पर आपसे समझना चाहता हूँ। थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, शायद कितना 2 महीने हो गए जब उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एकदम से तमाम बड़े नेताओं की और उसमें संघ के भी बड़े नेताओं की बैठकों की भरमार हुई थी। क्या समय हो गया? लगभग 2 महीने। ये सिलसिला लगातार चल रहा है। और क्या एक समय की बात से ही पीएम का फोटो गायब था, ये बात सही है आपकी। क्या संघ ने, क्या संघ की ओर से यह एक स्पष्ट मजबूत संदेश दिया गया होगा कि आप सबको, मोदी, अमित शाह, योगी, केशव मौर्य और पूरी जो उत्तर प्रदेश भाजपा की टीम है, उन सबको एक टीम के रूप में मैदान में उतरना होगा, नहीं तो फिर स्थिति बिगड़ सकती है? क्या यह एक स्पष्ट मजबूत संदेश संघ की तरफ से आया है? देखिए, संघ के दृष्टिकोण में योगी जी को लेकर के कभी कोई चीज स्पष्ट ना रही हो, या उनका स्टैंड कैटेगोरिकल ना रहा हो, ऐसा कभी नहीं रहा। संघ का स्टैंड जो है योगी जी को लेके बड़ा स्पष्ट है, बड़ा क्लियर है, और संघ ने हमेशा बीजेपी के स्थानीय नेताओं की सारी आपत्तियों को दरकिनार करके बीजेपी को बहुत ही सख्ती से और पूरी ताकत से बैक किया है। दत्तात्रेय घोष बोले, मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास जाते हैं। नॉर्मली संघ के इतने बड़े अधिकारी कभी किसी नेता के घर नहीं जाते, और बल्कि बीजेपी के नेता उनसे मिलने उनके स्थान पे आते हैं, जहां संघ का कार्यालय है या जहां उनका आवास है, जहां वो ठहरे हैं। तो संघ की ओर से ये हमेशा से बहुत स्पष्ट है कि योगी जी हिंदुत्व का सबसे प्रमुख चेहरा उत्तर प्रदेश में है, और शायद भविष्य के लिए भी हो, बीजेपी की आगामी राजनीति के लिए। इसमें संघ की ओर से कभी कोई कंफ्यूजन, ढुलमुल चीज नहीं थी। उनका स्टैंड सदैव बहुत स्पष्ट रहा। और एक धारणा और है, जितना मीडिया में बताया जाता है कि संघ कभी भारतीय जनता पार्टी को माइक्रो मैनेज नहीं करता, कर भी नहीं सकता, ये हमेशा बताया जाता है, और मीडिया ने बहुत ही मेहनत से पिछले 40 साल से यही परसेप्शन बना रखा है। संघ बीजेपी को माइक्रो मैनेज नहीं करता, कर भी नहीं सकता, और बीजेपी वाले सुनते भी नहीं उनकी। हाँ, जो मेजर पॉलिसी इश्यूज होते हैं, जब बीजेपी को ये मालूम होता है कि भाई इलेक्शन सर पे आ गया है, हमें संघ की जरूरत है, संघ के बगैर हमारा काम नहीं चलेगा, तब ये थोड़े ठंडे हो जाते हैं और फिर संघ की बात मानते हैं। बाकी 5 साल इट्स बिजनेस एज यूजुअल। यूपी के बीजेपी के मंत्रियों के कारनामों की खबरें आपके पास भी पहुंचती होंगी। ऐसा नहीं कि संघ इसको पसंद करता है, वो कर नहीं पाता कुछ इनका। ये स्थिति है यूपी में, और ऐसी चीज अन्य राज्यों में भी है। तो ये कहना गलत है कि संघ माइक्रो मैनेज करता है, लेकिन योगी जी बहुत बड़ा पॉलिसी इशू है, इसके बारे में कभी कोई भ्रम न था न है। अंत में वीरेंद्र जी, 2.5 दिन प्रधानमंत्री का लखनऊ में रहना, क्या टेक अवे है इसका? मतलब क्या निकाला आपने इन 2.5 दिनों का? निष्कर्ष क्या है? देखिए, 2017 में भी ये लगातार कहा जा रहा था कि बीजेपी का पावर में आना मुश्किल है, और मोदी जी लगातार 3 दिन पड़े रहे बनारस में, और उन्होंने जो है, और अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने वहां कैंपेन किया। अखिलेश यादव ने लगातार व्यंग किया, मोदी जी आप क्यों पड़े हैं बनारस में, हम तो कैंपेन करके वहां से चले आए और आप वहां क्यों पड़े हैं। मोदी जी ने 3 दिन वहां रोड शो किया, और जब परिणाम सामने आया तो वाराणसी की सारी सीटें बीजेपी ने जीती। तो बीजेपी के बारे में जो बात, एक बार लोग जो बात मीडिया से नहीं लेते,
भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है, और बीजेपी की जितनी ताकत होगी, जो कुछ भी संगठन के लोग मिलकर के जनता के बीच में अपना प्रभाव जमाने का, जनता को समझाने का, जनता को परसुएट करने का, उनके समर्थन विश्वास को जीतने का, जो कुछ भी प्रयास संभव है वो करेंगे। और आने वाले दिनों में अभी अभी प्राइम मिनिस्टर जो है परसों आ रहे हैं नोएडा में, और उनके लगातार दौरे लगे हैं उत्तर प्रदेश में। 14 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच में बीजेपी एक महीने लगातार रोज एक बड़ी बैठक करने जा रही है वाराणसी में। उसमें बीजेपी के सारे मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन है, उसमें यूपी के जिला पंचायत के अध्यक्षों का सम्मेलन है, और ऐसी और मीटिंगें लगी हैं। तो आप देखिए, जो कहते हैं ना कारपेट बॉम्बिंग, या हिटलर के जमाने में जो कहते थे वो ब्लिट्जक्रिग होने वाला है, वो होने जा रहा है वाराणसी में। और बीजेपी इतने बड़े पैमाने पर कैंपेन करने जा रही है कि आपको ये समाजवादी पार्टी की कैंपेन वगैरह कहाँ गई, ये उसके लिए मीडिया में जगह बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी बहुत मेहनत करने जा रही है यूपी में, परिणाम जो भी हो। उस मेहनत के रंग जो होंगे उनको भी हम देखेंगे जब वो शुरू होगी, जब सारी कवायद, तब उसकी भी बात करेंगे। फिलहाल आज की इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और ये जो एक दो तस्वीरें हैं, उन दो तस्वीरों से जो हजार अटकलें चलती रही हैं वो किस तरह से शांत हो रही हैं, उसके बारे में आपने सब कुछ समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।